आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था हमारा पिछले वीडियो में, वो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने बुक्स खोल लीजिए विद पेज नंबर 4। यहाँ से हमारा थर्ड मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? मैटर के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज मैटर, एंड मैटर को आगे हम लोग किसमें डिवाइड कर दिया था? पार्टिकल्स में। मैटर के बाद आते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे। तो अब हमारा थर्ड मेन पॉइंट आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। What are its different states? We can see that matter around us exists in three forms, that is solid, सख्त, liquid, तरल, गैस। आप लोग जानते ही हैं, गैस है सबसे हल्का मैटर हमारा, ठीक है। These states of matter arise due to variation in the characteristics of particles of matter. अब ये तीनों अलग डिफरेंट स्टेट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? हम मैटर हमारे अराउंड इतने सारे हैं, ठीक है, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। कोई गैस है तो कोई सख्त मटेरियल है जैसे वुड हो गया, आयरन हो गए, और कोई लिक्विड फॉर्म में है जैसे वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? हमारे पास तीन डिफरेंट स्टेट्स क्यों बने मैटर के? बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हर मैटर की अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन मैटर्स में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। कोई सॉलिड है, कोई सख्त है, कोई लिक्विड, कोई तरल है, और कोई गैस के फॉर्म में है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल्स। अब इन तीनों स्टेट्स के हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इसको कैसे पहचाना जाए, सॉलिड कौन सा है, इसको कैसे पहचाना जाए, लिक्विड। अब सॉलिड स्टेट को हम लोग को पढ़ने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। Collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. अब इसमें क्या बोला गया है? इन आइटम्स को एक साथ ले लीजिए। Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. अब क्या बोला गया है कि छापना है इस जो भी हमने आइटम्स लिए, पेन, बुक, नीडल और वुडन स्टिक। अब इनको क्या करना है? उसका शेप जो है नोटबुक पे रख के, और इसके अराउंड, जैसे हम लोगों ने किया होगा कई बार, हाथ को रख के हाथ के आगे से ऐसे से पेंसिल चला लेते तो उसका शेप छप जाता था। डू ऑल दीज हैव अ डिफाइंड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम? व्हाट हैपेंस इफ दे हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? अब क्या बोला गया? ट्राई कंप्रेसिंग देम अप्लाइंग फोर्स। कंप्रेसिंग मतलब क्या होता है? दबाना। ऐसे अगर मैंने पेन लिया है तो पेन को क्या करेंगे? यहाँ रख के इसके ऊपर या तो ऐसे कंप्रेस करो इसको, या तो ऐसे। कंप्रेशन करने से क्या होगा? इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या हम लोग इसको चाप पा रहे हैं, इसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, इसके साइज को चेंज कर पा रहे हैं? ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। क्या बोला गया? जितने भी हमने ऊपर एक्टिविटी में एग्जाम्पल आर्टिकल लिए थे, पेन, बुक, needle and wooden stick, they all are solid. We can observe that all these have a definite shape, that is have negligible compressibility. That is negligible मतलब उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको ना के बराबर हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। compressibility मतलब उसको ऐसे कंप्रेस करना, ठीक है, फोर्स डालना। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. क्या बोला गया है कि सॉलिड जो है, फर्स्ट हमारा जो स्टेट है ऑफ मैटर, उसमें क्या है? जैसे हमने पेन के ऊपर प्रेशर डाला था, फोर्स डाला था, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो कंप्रेस हुआ? नहीं। तो इसका मतलब कि दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, उनका शेप चेंज नहीं कर सकते हम लोग इजीली। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। अब क्या है? सॉलिड अगर हम लोग ज्यादा इसके ऊपर फोर्स डालेंगे, अगर हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स डालेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए, है ना। बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो अगर हम लोग इसको फोर्स डालेंगे तो टूट जाएगा, है ना। दैट्स वाई
इसीलिए ये कहा गया है कि सॉलिड का जो शेप है वो बहुत ही मुश्किल है चेंज करना। एंड इससे क्या प्रूव होता है? दैट सॉलिड्स आर रिजिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई? दे आर रिजिड। रिजिड मतलब बहुत हार्ड होता है। हार्ड का दूसरा वर्ड हो गया ये रिजिड। दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी हार्ड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट change its shapes on stretching? Is it a solid? अब रबर बैंड है, रबर बैंड को लेंगे और खींचेंगे, क्या उसका शेप चेंज हो रहा है? Is it a solid? What about sugar and salt? When keep in different jars, these take the shape of the jar. Salt और sugar है, easily उसका शेप चेंज हो सकता है। अब किसी भी हम लोग जार में डाल देंगे तो वो शेप जरूर ले लेगा उस जार का, लेकिन उसकी जो सिंगल प्रॉपर्टी रहेगी क्या वो चेंज होगा? आगे पढ़ते हैं। Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? अब यहाँ पे sponge को क्या कहा गया है? They are solid, but yet we are able to compress it. हम लोग उसको चाप पा रहे हैं, हम लोग दाब पा रहे हैं, ठीक है? फोर्स लगाएंगे तो वो compress हो जाएगा। क्यों? All above are solids. जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए अभी ऊपर, चाहे वो रबर बैंड हो, सॉल्ट हो, शुगर हो या स्पॉन्ज हो, ये सारे क्या है? सॉलिड्स हैं। अब कैसे है, क्यों है, आगे पढ़ते हैं। रबर बैंड changes shapes under force and regains the shape when the force is removed. अब रबर बैंड का क्या हो रहा है? अब उसको हम खींच रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत शेप जो चेंज हो जा रहा है, उसको छोड़ने पर वापस ही वो अपने शेप ले लेता है, ठीक है? If excessive force is applied, it breaks. अब यहाँ पे शेप for a certain period of time, परमानेंटली शेप चेंज नहीं हो रहा है। अब उसको जब हम खींचेंगे तब थोड़ा शेप चेंज हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ देंगे वापस वो अपने एग्जिस्टिंग जो रियल शेप है उसमें आ जाएगा। और अगर ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप, बट ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो टूट सकता है। The shape of each individual sugar and salt crystal remains fixed. अब यहाँ पे क्या है? सॉल्ट है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जार में डालते हैं तो उसका शेप जरूर ले लेता है, लेकिन जो इंडिविजुअल सॉल्ट और शुगर है क्या उसका शेप चेंज हो रहा है? क्या उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं? नहीं। Whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar, किसी भी हम लोग किसी भी जगह उसको रख दें, चाहे फ्लोर पे रख दे, चाहे हाथ में ले ले, चाहे जार में रख दे, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा। A sponge has minute holes. अब स्पॉन्ज क्या होते हैं? उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। That's why in which air is trapped. अब क्या होता है? उस होल्स में एयर आ गए, ठीक है? When we press it, the air is expelled out and then we are able to compress it. अब क्या हो रहा है? स्पॉन्ज के अंदर एयर भरा हुआ है, तभी वो थोड़ा फूला रहता है, ठीक है? जब उसको हम दाबते हैं क्या होता है? एयर सारे एक्सपेल्ड आउट, मतलब बाहर निकल जाते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो फिर वापस वो अपने ट्रू एग्जिस्टिंग शेप पे आ जाता है। दैट मीन्स दैट इट इज अ सॉलिड, क्योंकि इसका जो शेप है वो मेंटेन हो रहा है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। ना यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी को पढ़ना, एक्टिविटी मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि आप लोगों को आसान हो जाता है ये पढ़ने में, और बुक में दी गई तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। ये आप लोगों के जो बेस है, कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा अच्छे से समझाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? कलेक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी क्या बोला गया है? 1.10 एक्टिविटी में कलेक्ट द फॉलोइंग। इसमें भी आइटम्स दिए गए हैं: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अब यहाँ पे जो आइटम दिए गए हैं, दे ऑल आर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, तरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है? कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स लेना है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, है ना? ऐसे शेप्स लेना जो लैबोरेटरी में अवेलेबल हो, चाहे आपके घर में हो, आप लोग भी कर सकते हैं। What will happen if these liquids are split on the floor? अब क्या बोला गया है कि ये जो लिक्विड्स हैं, इनको अगर जमीन पे गिरा दिया जाए तो क्या होगा? Measure 50 ml of
any one liquid and transfer it to different containers one by one. सपोज कि एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, अब इसमें क्या मार्क कर दिया मैंने 50 ml है। अब यहाँ से मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दिया इसको। अब क्या बोला गया है, ट्रांसफर इट टू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। अब यहाँ से मैंने कितना ट्रांसफर किया है, 50 ml है, तो इसमें भी जाकर तो 50 ml ही होगा। वही यही पूछ रहा है कि अगर चाहे वो कंटेनर किसी भी साइज या शेप का हो, जो वॉल्यूम रहेगा, सपोज इसमें मैंने वाटर डाला था, वाटर 50 ml था, तो इसमें से टेस्ट ट्यूब में से अगर मैंने इसमें डाल दिया, बाउल में डाल दिया, तो 50 ml का क्या वो फिर 60 या 40 ml कम या ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो 50 का 50 रहेगा, ठीक है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? यस, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? लिक्विड का जो शेप है, अब यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं, शेप कैसे चेंज हो रहा है, जिस भी कंटेनर के शेप में डाल रहे हैं हम उसको, ये लंबा है तो ये उसी शेप में आ जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है तो ये इसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। when you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, that liquids have fixed volume but not fixed shape. अब किसी भी शेप के कंटेनर में डाल दो तो वो वैसा ही शेप ले लेता है, ठीक है। They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. अब यहाँ पे क्या है, इसका प्रॉपर्टी आ गया, they are not rigid, they can be called as fluid. Fluid मतलब जो easily flow करेगा। Refer to the activity 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. हमने 1.4 1.5 एक्टिविटी में क्या किया था, दैट दी सॉलिड्स कैन डिफ्यूज, वो मिल जाता है। हमने 1.4 वाले में क्या किया था, इंक था, हनी था, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, वाटर में मिक्स कर लिया था। द गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essentials for the survival of aquatic animals and plants. अब क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, mainly these two, oxygen O2 and CO2 helps in diffusion, ठीक है, मिलाने में, उसको मिलने में हेल्प करता है solids and liquids को, ठीक है। and they are very essential for the survival of plants, animals. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. अब क्या बोला गया है कि जो अंडर वाटर क्रिएचर्स होते हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में है, पानी में कैसे आ गया, सो द ऑक्सीजन आर डिजॉल्व्ड इनटू द वाटर ऑल्सो, है ना, और उस वाटर से वो लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं, ठीक है। Thus we may conclude that solid, liquids and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, स्पीड की, डिफ्यूजन की स्पीड की, कि कौन सबसे ज़्यादा इजीली और कौन सबसे जल्दी वो डिफ्यूज हो जाता है, कौन सबसे जल्दी वो मिल जाता है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, लिक्विड्स का ज़्यादा रेट है, ज़्यादा स्पीड है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। Rate of diffusion is higher than solids. क्यों? Because of the space is because of the space. क्या बोला था मैंने, सारा खेल क्या है इस मैटर में, स्पेस का, ठीक है। जिसमें ज़्यादा स्पेस रहेगा, उसमें ज़्यादा गैप्स रहेंगे, वो इजीली उनके मैटर्स, उनके पार्टिकल्स क्या है, इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आगे यही बोला गया है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट particle moves freely and have greater space between each other as compared to the particles of the solid state. Solid state में क्या होता है, अब तीनों का स्टेट अगर मैं बनाऊं 1 2 और ये 3, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, बहुत ही पास रहेंगे, ठीक है, बहुत कम स्पेस रहेगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा रहेगा एंड गैस में एकदम फ्रीली रहेगा।
दे आर नॉट अट्रैक्टेड, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा इन पार्टिकल्स के बीच में जितना इनमें और इनमें रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये रहेंगे बाइंड फोर्स सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, इसमें, फिर सेकेंड नंबर, देन थर्ड नंबर। और ये हो गया गैस। ये हमारा सेकेंड स्टेट भी कंप्लीट होता है, दैट इज लिक्विड स्टेट। अब आते हैं थर्ड नंबर, दैट इज gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. अब वो एक ही गैस सिलेंडर से इतने सारे बलून्स कैसे फुला लेता है, इसके पीछे भी रीजन होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब तक ये एक्टिविटी कर लेते हैं 1.11। टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in 1.4. Remove the pistons from all the syringes. पिस्टन क्या होता है, सिरिंज तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे सुई लगती है ना, सिरिंज वो है, लेकिन उसमें वो आगे वाला पार्ट जो होता है, सुई होता है, निडल वो नहीं होता है, सिर्फ सिरिंज होता है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया है, 100 ml सिरिंज लेना है एंड देन रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। पिस्टन इज दैट जिसको हम वो प्रेस करते हैं, जैसे प्रेस करते हैं, वो होता है पिस्टन। आप लोग के बुक में भी दिया गया है फिगर। Leave the syringe untouched. Fill water in the second and a piece of chalk in third. अब क्या बोला गया है, leave one syringe untouched. Fill water in the second and piece of chalk in the third. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. में क्या बोला गया है, पिस्टन वापस डालना है, लेकिन वैसलीन उसमें लगाना है बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस। वैसलीन लगने से क्या हो जाएगा, वो स्मूथ हो जाएगा, है ना। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब क्या करना है, उसको पुश करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। एक में था एयर था, एक में वाटर था, एक में चॉक था। तो तीनों स्टेट हमारे पास हो गए, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, गैस इज वो जो हमने ऐसे छोड़ दिया था, वाटर इज द लिक्विड स्टेट एंड थर्ड चॉक इज द सॉलिड स्टेट। अब क्या बोला गया है, कौन सा इजली हम लोग उसको कंप्रेस, हम लोग को प्रेस कर पा रहे हैं, कौन सा पिस्टन, कौन सा सिरिंज इजली प्रेस हो पा रहा है। ठीक है, व्हाट यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, कौन सा होगा, ऑब्वियसली द फर्स्ट वन जिसमें हमने कुछ नहीं डाला था, एयर वाला। ठीक है, we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. अब क्या बोला गया यहाँ पे, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेस उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दाब सकते हैं, है ना। अब सिलेंडर गैस वाला भी जो एग्जांपल दिया था हमने ऊपर, जो बैलून्स वाला है, अब वो एक ही सिलेंडर से इतने सारे बैलून्स कैसे फुला देता है, बिकॉज द गैस जो उसमें होता है वो कंप्रेस्ड किया गया होता है ना। क्योंकि गैसेस के बीच में जो स्पेस है वो बहुत होता है, इसलिए हम लोग इजीली उसको कंप्रेस कर पाते हैं और वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको एक्सटोर कर सकते हैं, है ना। The liquefied petroleum gas, LPG cylinders that we get in our home for cooking or for oxygen supply to hospitals in cylinders is compressed gas. जो हमारे घर पे सिलेंडर्स आते हैं जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं, दैट आर ऑल्सो कंप्रेस्ड गैस, दैट आर कॉल्ड LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप लोगों ने कहीं अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो देखे होंगे, इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जो गाड़ियों में टैंक्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, is used as fuel these days in vehicles. ठीक है, due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinders and transported easily. वही मैंने कहा गया कि हम ज़्यादा वॉल्यूम छोटे जगह में कंप्रेस करके रख सकते हैं, इसीलिए these gases are very helpful and easily transported. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आगे बताया जा रहा है कि किचन में आप लोगों ने, मम्मी जब खाना बनाती होगी आप लोगों की, तो दूर से ही बैठे आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या बन रहा है या फिर कुछ किचन में पक रहा है। क्यों? How does this smell reach us? The particles of the aroma. अब क्या बोला गया है, क्यों, कैसे पहुंच जाता है इतनी डिस्टेंस से? How does this smell reach us?
द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। अब क्या होता है इसमें, जो फूड का जो खुशबू होता है वो बोलते हैं अरोमा इंग्लिश में, है ना। जो उसका जो अरोमा होता है फूड का, वो क्या होता है, एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, वो उन्हीं के साथ ट्रैवल करते हुए वो ज्यादा जल्दी फैल जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स। कंपेयर दिस विद द rate of diffusion of solids and liquid due to high speed of particles and large space between them. Gases show the properties of diffusion very fast into other gases. अब क्या बोला गया है, इसका जो rate of diffusion है वो liquid से भी ज्यादा है, ठीक है। लिक्विड का तो था सॉलिड से ज्यादा, लेकिन गैस का जो है वो लिक्विड से भी ज्यादा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब क्यों है, बिकॉज जो गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जो ज्यादा स्पेस होता है वो लिक्विड से भी ज्यादा है। दैट्स व्हाई वो जो अदर पार्टिकल्स है वो इजिली इसमें जाके और मिक्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू इसमें, है ना, इजिली जाके इसमें मिक्स हो सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड वाला। इन अदर गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। अब क्या बोला गया है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं, ठीक है। उनके बीच में अट्रैक्शन, जो बॉन्डिंग है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं, और फ्रीली मूव करने की वजह से वो एक दूसरे को भी टक्कर मारते हैं। दे रैंडमली हिट ईच अदर। अब जिसकी वजह से भी वो उसकी जो मूवमेंट है वो और तेज हो जाती है ना। एंड समटाइम्स दे ऑल्सो हिट दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसमें वो गैस है, ठीक है, उसके भी कंटेनर्स को वो हिट कर देता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container. Suppose जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसमें होता क्या है, वो कंप्रेस्ड गैस होता है ऑक्सीजन का। अब उसको हम अगर खोलेंगे, उस गैस को खोलेंगे तो वो प्रेशर के साथ बाहर आएगा, क्योंकि वो प्रेशर्ड है, वो कंप्रेस्ड है। सपोज कि एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। स्प्रिंग को हम लोग जितना ही दाबते हैं, जितना कंप्रेस करते हैं, उसको छोड़ने के बाद जब उसको हम छोड़ेंगे तो वो उतने ही तेजी से, उतनी ही स्पीड से वो वापस आएगा, ठीक है। वैसे ही होता है, कंप्रेस कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी वो है अभी, अब उसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो वो बाहर स्पीड के साथ निकलेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। जितने भी पार्टिकल्स है सबने प्रेशर डाला हुआ है, वो मूवमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। उनके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर्ड है अभी। नीचे जो ये फिगर दी गई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वही मैंने बताया था। सॉलिड के जो है पार्टिकल वो बहुत ही ज्यादा चिपके हैं, उनके बीच में जो स्पेस है बहुत कम है। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा है एंड द गैस इज बहुत ज्यादा है। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जाम में बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ईजी है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है यहाँ पे, द स्टेट्स ऑफ मैटर। आगे आ रहा है हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। सपोज कि एक हम कोई भी मैटर लेते हैं, सपोज वाटर लिया हमने, ठीक है। वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अब ये जो वाटर है लिक्विड स्टेट से क्या वो गैस स्टेट में जा सकता है, क्या वो सॉलिड स्टेट में जा सकता है, यही है इस टॉपिक के अंदर। क्या कोई एक जो सब्सटेंस है, कोई एक जो मैटर है वाटर, क्या वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है। स्टेट तो मतलब यही तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो वाटर तो लिक्विड स्टेट में है ही, क्या वो सॉलिड बन सकता है या गैस बन सकता है, तो इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वाटर है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज, तो वाटर के 3 स्टेट हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर खुद 3 स्टेट में अवेलेबल है, ठीक है। वो सॉलिड इन फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड in form of water or similar form, gas in the form of water vapors, ठीक है। What happens inside the matter during this change of state? अब what happens to the particles of matter during the change of the state? अब
क्या बोला गया है, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ऑफ, इनसाइड द मैटर, मैटर के इनसाइड क्या चेंजेस आते हैं, एंड व्हाट हैपेंस टू द मैटर ड्यूरिंग द चेंज। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ना है, मैटर के अंदर होता क्या है, पार्टिकल्स का क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, ये चेंजेस होता कैसे हैं। सपोज कि हमने स्टेट चेंज किया वाटर का ही, वाटर अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में सपोज, तो अगर सॉलिड में होता है तो क्या होता है उसके अंदर, चेंजेस क्या आते हैं, प्रोसेस क्या होता है अंदर, है ना, डिफरेंट चेंजेस क्या हुआ है। अब इसमें फर्स्ट सब हेडिंग आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट चेंज किस बदौलत आ सकती है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलता है, सपोज वाटर है लिक्विड फॉर्म में, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। देन एक्टिविटी नंबर 1.12 जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। इस फिगर को देखकर आप लोग समझ लेंगे, है ना। ये थर्मामीटर लगा हुआ है बीकर में, आइस है एंड एक स्टिरर दिया गया है, एंड जो आयरन स्टैंड पे जो द होल्ड है वो क्या है, थर्मामीटर है। ठीक है, नीचे तक है वो थर्मामीटर और नीचे से उसको हीट दिया जा रहा है, बर्नर जला दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और लो हीट दे रहे हैं उस पर। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब टेम्परेचर थर्मामीटर दिया गया है तो थर्मामीटर में वो टेम्परेचर नोट डाउन करना है हमें कि किस टेम्परेचर से वो मेल्ट होना शुरू हो गया। नोट द टेम्परेचर, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर है किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और किस स्टेट में बदल रहा है, लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, क्योंकि वो मेल्ट होगा तो वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ पुट द ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ गया, अब लिक्विड से वो कहाँ जा रहा है, बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होगा तो उसके वाटर वेपर्स उड़ेंगे, तो वो वाटर वेपर्स किस फॉर्म में आ गया, वो गैस फॉर्म में आ गए। जो हमारा वाटर किस फॉर्म में था, पहले आइस के फॉर्म में था, देन सेकेंड नंबर किस में आया, लिक्विड के फॉर्म में, और थर्ड नंबर अब वो बॉयल होने के बाद किस स्टेट में आ गया, गैस के स्टेट में, वाटर वेपर्स के स्टेट में। ठीक है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। थर्मोमीटर देखते रहना है, ठीक है। अब क्या करना है, रीडिंग लेना है कि वेपराइज होने के बाद, टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। वेपराइज मतलब आधा से ज्यादा जो वाटर है वो वेपराइज हो गया। अब उसका टेम्परेचर देखना है क्या है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट इन द गैसियस फॉर्म। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने इस एक्टिविटी में लो हीट प्रोवाइड किया, धीरे धीरे उसका हीट वो बढ़ता गया। अब हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर, ठीक है। किसको दिया था हीट, हमने सॉलिड फॉर्म में था जब वो वाटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो मूवमेंट में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसमें आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों आ गया, क्योंकि वो उसमें मूवमेंट आ गई। जो सॉलिड फॉर्म में थे वो मेल्ट हो रहे हैं, वो उनके पार्टिकल्स जो हैं काइनेटिक एनर्जी उनमें आ रहा है बिकॉज ऑफ द हीट, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है उसमें जो पार्टिकल्स है वो मूव करना शुरू हो गए, मूव करने की वजह से वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। सपोज ये सॉलिड स्टेट में पार्टिकल इसमें बहुत चिपके है, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे से हीट दे रहे हैं हम इसको, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में वाइब्रेटिंग करने लगेंगे, आपस में एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, वाइब्रेटिंग करेंगे, हीट बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ता जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही उसमें मूवमेंट आया, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में अभी। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्या हो रहा है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो रहा है, उस अट्रैक्शन का जो फोर्स था
वो भी टूट रहा है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग मोर देन द अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेस और द फोर्सेस। ठीक है, फोर्स कम पड़ रहा है, किसका फोर्स, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो कम पड़ रहा है, और बढ़ क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ हीट। तो यहीं पे हमने वही टॉपिक चल रहा है ना, हीट मीन्स टेम्परेचर। तो हीट के वजह से ही सारा काम हो रहा है यहाँ पे। अगर हीट नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, हीट नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता तो फोर्स उनका टूटता नहीं और ये सॉलिड स्टेट में ही रहता। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पे क्या चल रहा है, हीट का। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर जा रहे हैं। अब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इजीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग थी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन था वो ढीली पड़ते जा रही है और वो एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं या धीरे धीरे वो तेज दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने जो फिक्स पोजीशन था वो अब छोड़ रहे हैं। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. ये बहुत important point है, इसको लिख लीजिए। melting point बहुत ही important topic है। ठीक है, इसको बहुत आसान भी है ये। क्या melting point होता क्या है, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. अब कोई भी, जैसे हमने इधर लिया था सॉलिड में था, ठीक है, अब सॉलिड से वो जब लिक्विड में पहुंच गया, सॉलिड से जब वो लिक्विड में पहुंच गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है, बनना शुरू कर दिया होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो अपने प्रॉपर्टीज छोड़ रहा है, अपने प्रॉपर्टीज को वो छोड़ रहा है। ठीक है, अब उसका प्रॉपर्टीज क्या था, हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप। ठीक है, लेकिन उसका शेप चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ की वो इंडिकेशन है, वो एक लाइन है कि नहीं, इतना स्ट्रेंथ था उसके अंदर, रोकने की क्षमता बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 Kelvin. K is Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. It is also known as fusion or fusion. Fusion जहाँ भी अगर लिखा है तो means the change from solid to liquid state is also called as melting point and fusion. आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस से केल्विन में। बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? अब यहाँ पे जो ऊपर एक्टिविटी किया होगा उसमें क्या है, जब वो बॉईल हो गया है, उसके बाद भी टेम्परेचर उन्होंने बोला था नोट करने के लिए। आफ्टर बॉइलिंग जब वेपराइज हो गया था आधा से ज़्यादा वाटर, तब भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा होगा, कांस्टेंट ही था। अब क्यों था, उसका रीज़न भी जानना है हमें आगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. अब क्या हो रहा है, जब वो आइस मेल्ट हो रहा था और जब वो वेपर बन रहा था, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्यों कांस्टेंट रहा, क्योंकि उसकी जो हीट है वो कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, वो जो हीट है वो स्टेट ऑफ चेंज, सपोज कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, जो वो हीट है, वो हीट टेम्परेचर के पास ना जाके वो हीट
स्टेट के पास जाके, मतलब उसको चेंज होने में हेल्प कर रहा था, उसके पार्टिकल्स को चेंज होने में वहां पे वो एनर्जी जा रही थी, हीट एनर्जी, ठीक है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओवरकमिंग मतलब उससे ज्यादा, जब हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अभी जो मैंने बताया था, जब हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा तभी उसका जो स्टेट है वो चेंज होगा। तो वो हीट कहाँ पे यूज्ड अप हो रहा था? इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। As the heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, ठीक है, वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, एनर्जी भी जा रही है, हीट एनर्जी नीचे से जा रही है, तब भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, इसका रीजन यही है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेंट हीट। नाउ वो जो हीट है वो हिडन मतलब वो छुप गया, कहाँ? उस कंटेनर में छुप गया, ठीक है, ऑफ द बीकर एंड इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट। वो उस बीकर में छुप गया, दैट्स वाई वो उसको एनर्जी मिल रहा था, आइस को और उसके पार्टिकल्स को स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन। लेटेंट हीट मीन्स हिडन। लेटेंट मतलब हिडन और लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब एक और आया, latent heat of fusion। क्या होता है latent heat of fusion? जब हमें 1 kg ऑफ सॉलिड, कितना? हमें 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितने हीट की आवश्यकता है, जितने हीट की हमें जरूरत है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, सपोज कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है 273.16 केल्विन, ठीक है, वहां से हमें कितना हीट जरूरत पड़ रहा है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर at 0 degree Celsius or 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। क्या बोला गया है? जो पार्टिकल्स है वाटर के जो पार्टिकल्स है, एक है 0 डिग्री सेल्सियस पे और एक है आइस जिसका होगा कोई भी डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सपोज -20 डिग्री सेल्सियस पे तो भी ये आइस है एंड ये वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसके पार्टिकल्स क्या रहेंगे? बहुत ही टाइट, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये यहाँ से कन्वर्ट होके आ गया है, वाटर के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, दैट्स व्हाई इसके पास ज्यादा एनर्जी होगा एज कंपेयर टू इसका एनर्जी। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? When we supply heat to the water, यहाँ पे इससे पहले हमने किसको हीट दिया था? आइस को हीट दिया था to convert it into लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी है वाटर, अब उसको भी हीट दे रहे हैं टू फॉर्म इट इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। वाटर, जब वाटर को हीट दे रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स ऑलरेडी ऐसे है, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स है ये, अब इसको हीट दे रहे हैं हम, तो इसके भी पार्टिकल्स और जोर से और फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है, और ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में आ जाएंगे। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था क्योंकि आइस को मेल्ट कर रहे थे, अब वाटर को हम बॉइल करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 373
केल्विन। अब ये 373 केल्विन कैसे उन्होंने बनाया, एक ट्रिक है इसमें। हमें जब केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, -273, और अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो +273 इन द जो भी हमें गिवन टेम्परेचर है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमें दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब केल्विन सेल्सियस से हमें केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे, +100, तो कितना हो जाएगा ये 373 केल्विन आ जाएगा यहाँ पे, सेल्सियस से केल्विन में। वैसे ही ये हमने किया है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे 100 के दिया गया है तो क्या करेंगे हम लोग इसको, 273 माइनस 100 दैट इज 173 डिग्री सेल्सियस। इजी है, बस इतना याद करना है कि के से सी में जाना है तो माइनस करेंगे और सी से के में जाना है तो प्लस करेंगे। अमाउंट तो उतना ही है 273, ठीक है। अब इजीली आप लोग इसको कर लेंगे। आगे इसके 1-2 क्वेश्चंस भी होंगे आपकी एक्सरसाइज में दिए गए, तो आप इजीली कर सकते हैं आप इसको इस ट्रिक की हेल्प से।